वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में उसकी फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ साइंस में अपना लेक्चर दूंगी। सबसे पहले बात आती है कि विज्ञान क्या है, मीनिंग ऑफ साइंस, विज्ञान का नेचर क्या है ना। तो हम अगर पहले समय की बात करें तो विज्ञान का अर्थ बहुत बहुत तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों ने व्यक्त किया। किसी ने इसको क्रमबद्ध ज्ञान का रूप कहा, किसी ने इसे सत्य का संकलन कहा, लेकिन यथार्थ में रियलिटी में विज्ञान एक तरह से सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अनुभवों पर आधारित अन्वेषण के फलस्वरूप होता है, यानी रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कि क्या है, क्यों है, कैसे है। और ये अगर इसकी हम मीनिंग की बात करें पर्टिकुलर, तो ये जो वर्ब है शेयर, इसका मतलब टू नो, जानना, और जो नाउन है शिंशिया, इसका भी मतलब ज्ञान। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जानना, क्यों, कैसे, उस ज्ञान से परिचित होना ही विज्ञान है। साथ में कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि डैम्पियर की एक डेफिनेशन है कि साइंस में डिफाइंड एज ऑर्डर नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड rational study of the relation between the concepts in which these phenomena are expressed। यानी कि विज्ञान उन सब घटनाओं का एक व्यवस्थित ज्ञान है और जिनमें वो घटनाएं व्यक्त की जाती हैं, उनके बीच के कारण का संबंध, उनके मध्य क्या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, इसकी हम कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन आइंस्टीन की भी है। वो कहते हैं कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने वर्ड्स में विज्ञान की कई एक परिभाषाएं दी हैं। अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान के पक्ष। एक तो है स्थिर पक्ष, एक है गतिशील पक्ष, यानी कि स्टैटिक एंड डायनामिक। जो स्थिर पक्ष है वो सिद्धांतों पर आधारित है, और जो गतिशील पक्ष है वो इसकी प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि साइंस एज अ प्रोडक्ट एंड साइंस एज अ प्रोसेस। जो उसका पहला पक्ष है उसमें हम निश्चित तथ्य, नियम, सिद्धांत, विचारधाराएं, इनको हम सम्मिलित करते हैं। और जो हमारा सेकंड है यानी डायनेमिक पक्ष है, उसमें हम विज्ञान के आने वाले तथ्यों को निश्चित करते हैं। अब अगर हम देखें कि क्या इसका रोल है और क्या इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं भी बताएंगे। तो अगर हम विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है इसको देखें, तो ये एक तरह से क्रमबद्ध, संगठित, सुव्यवस्थित तरीके से है। और खोज करना, अनुसंधान करना, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और अनुसंधान के परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार का संकलन करना। और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो क्या क्या हैं? जनरली तो हमने इसको फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और मेडिकल साइंस में इसको हमने अपने जनरल पक्ष से डिवाइड कर रखा है। और विज्ञान को फिर भी और तरीके से भी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसको एक नेचुरल साइंस बोला गया, जिसमें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारा पूरा आ जाता है जूलॉजी है, बॉटनी है, मेडिकल साइंस है। और जो हमारा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। अब इनका पर्टिकुलर भी अपना अलग अलग ब्रांचेस है। जैसे कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं, रसायन विज्ञान में, कि वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल। लेकिन हम रसायन विज्ञान में हम क्या ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैटर की बात करते हैं, है ना। हम उसमें संरचना की बात करते हैं कि उसकी संरचना क्या है और वो विभिन्न पदार्थों के बीच में संगठन कैसे है। तो और अब आजकल के टाइम पे ये रसायन विज्ञान हमको क्या बहुत प्रॉफिट कर रहा है कि किस तरह के बीज, उर्वरक, इंसेक्टिसाइड, ये सब क्या है, ये केमिकल ही तो हैं जो कहीं ना कहीं खेती में बहुत फ़ायदा करते हैं या डाले जाते हैं। तो जो इसका एक रोल है साइंस का, है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रांचेस को भी डिवाइड करके देखते हैं कि जैसे एक हो गया हमारा प्योर बायोलॉजी, एक हो गया हमारा व्यवहारिक जीव विज्ञान यानी कि अप्लाइड बायोलॉजी। तो जो हमारा
सैद्धांतिक है उसमें क्या क्या, प्योर बायोलॉजी है उसकी क्या क्या ब्रांचेस आ जाती हैं इसमें, जैसे कि रोग विज्ञान है, पैथोलॉजी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है। और जो हमारा अप्लाइड है वो कहीं ना कहीं मानव कल्याण के पर्पस से हम उन सभी जंतु और पौधों के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो कि पर्टिकुलर कहीं ना कहीं मानव की उन्नति और कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइक्रोबायोलॉजी है, रेशम कीट पालन है ना, मधुमक्खी पालन है, मेडिकल साइंस है, फॉरेस्ट्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जीव विज्ञान की जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इम्यूनोलॉजी, साइकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एंजाइमोलॉजी। ओके, ये सारी बात हुई हमारी साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस की। अब हम बात करते हैं कि इस विज्ञान का आज के टाइम पे क्या उसका मतलब मूल्य क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन वैल्यू, यानी कि व्यवहारिक मूल्य की बात करेंगे। तो व्यवहारिक मूल्य में अगर आप देखें तो साइंस का हर समय से हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। पहले जो वनस्पतियाँ थीं, जो भी चीज़ें थीं, जो भोजन है, जो आवाज़ है, वो हमारी पूर्ति क्या हो रही है, इसी साइंस के माध्यम से हो रही है। तो जो पौधे हैं, जैसे कि मनुष्य के जो मुख्य आहार अनाज हैं, दालें हैं, तेल है, वसा है, फैट्स है, तो ये सब हम क्या है, हम इनको इन पौधों का कहीं ना कहीं इन पौधों से हमें सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। पेय पदार्थ में आपका कॉफ़ी है, ठीक है, तंबाकू है, बियर है, मदरा है, ये पेय पदार्थ भी हमको मिल रहे हैं। तो जो, और अगर हम उसमें देखें कोयला है ना, कोयला आदिकाल में तो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अब ये रूपांतरित होकर के ना कहीं दूसरे तरह से हमारे ईंधन के काम में आ रहा है। और जो दूसरे और चीज़ें हैं वो हमारे वनस्पतियाँ जो हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं काम में आ रही हैं। यानी कि हम दैनिक जीवन में साइंस को हर जगह उससे प्राप्त होने वाली चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरी बात करें इंटेलेक्चुअल वैल्यू की, यानी कि बौद्धिक मूल्य की, तो बौद्धिक मूल्य में जैसे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का मतलब है कि हम सत्य को जानने का एक सशक्त माध्यम, जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंचते हैं। और विज्ञान में हर छोटी से छोटी यानी कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को विकसित करता है, यानी कि हर चीज़ को हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं और उसका कोई पूर्वानुग्रह नहीं होना चाहिए, कोई पहले से सोची समझी चीज़ नहीं है। हम उसे तर्क के आधार पर उसको प्रेजेंट करते हैं या अपने चिंतन से उसको सुदृढ़ बनाते हैं। तो यहाँ हम इमोशंस के तहत कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जो हमको निष्पक्ष सत्य दिखता है उसको हम अपने बौद्धिक स्तर से साबित करते हैं, ठीक है। फिर हमारा है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य में क्या है, हमारी जो संस्कृति है चली आ रही है उसकी धरोहर को सुरक्षित रखना। सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, पुराना जो दर्शन है, फिलॉसफी है, तो उनका सबका कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रभाव है। तो जो नई खोजें होती हैं, जो पुराने समय पे जो भी चीज़ें हुई हैं, उन रहस्यों के ज्ञान को प्राप्त करना, साथ ही उन धरोहरों की सुरक्षा करना, ये सब आधुनिक संसाधन हमारे विज्ञान के ही उससे हमको मिल रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल्चरल वैल्यू, यानी कि अब नैतिक मूल्य की, नैतिक मूल्य में क्या है, मोरल वैल्यू में क्या है, नैतिकता क्या है, एक प्रत्यय जिसमें कि हम समय स्थान स्थिति के अनुसार उससे प्रभावित होते हैं। तो समय समय पर इसका नैतिक मूल्य जो है उनका रूप भी बदलता रहता है, जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब ये 3 शाश्वत रूप बताए गए हैं, लेकिन विज्ञान ने हमेशा केवल सत्य को ही बेच दिया, क्योंकि वो हर चीज़ को खोज करता है, वो हर चीज़ को अपने प्रैक्टिकल से, उसको ऑब्जर्वेशन से, जब तक वो सच को कठिन से कठिन परीक्षा में भी उसको देख नहीं लेते हैं तब तक उसको विश्वास नहीं करता है। यानी वो बनी बनाई चीज़ों पर उसका कोई विश्वास नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा चुका है उसी को सत्य मानता है। तो इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक महत्व को भी ये मानता है। सत्य के तो किसी एक मतलब सत्य को विज्ञान की आत्मा ही कहा गया है, तो यानी ये नैतिक मूल्यों के उसमें भी खरा उतरता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्थेटिक वैल्यू की, यानी सौंदर्यात्मक मूल्य की।
तो सौंदर्य को वैसे तो ये मान के चला जाता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि साइंस का सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सौंदर्य अनुभूति जो है एक तरह की बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, जो हम एक तरह से अपने तरीके से उसको सोचते हैं। तो ये अनुभूति हर किसी के लिए अलग अलग है ना, ये भावना से जुड़ी हुई बात है। तो जब हम उनमें तालमेल बिठाते हैं तो प्रकृति के अनेक रहस्यों को जैसे हम देखते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, हर तरह का जो भी वातावरण है उसको देखता है, उसके बीच में संतुलन को देखता है, उसके तालमेल को देखता है, तो वो भी किसी कलाकार की तरह ही तो अनुभूति करता है। तो ये मान के चला जाता है कि सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है। तो विज्ञान के ये बात बहुत निकट है, क्योंकि वो भी प्राकृतिक सौंदर्य को जो है जंतुओं में और प्लांट्स की सुरक्षा के लिए और एनवायरनमेंट के लिए वो उन सब चीज़ों को तहकीकात करता है और उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सौंदर्य के मूल को भी वो कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक मूल, साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो जीव विज्ञान को हम मान के चलते हैं कि जो वो विषय हैं, बायोलॉजी हैं, वो एक बिल्कुल पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक आधार पर है, क्योंकि हम मनोविज्ञान में भी कहीं ना कहीं क्या पढ़ते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम। तो वो साइंटिफिक लर्निंग जो होती है एक तरह से, जैसे कि कोई भी विज्ञान हो, क्योंकि ये क्रियाओं पर आधारित है ना। सब इसमें कैसे कौन सी क्रिया हुई, कैसे सीखा उसने, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कैसे वो सीख रहा है, अधिगम कैसे स्थानांतरण हो रहा है, और उसकी जो विधियां हैं, है ना, उनकी हम करके सीख रहे हैं, मोटिवेशन से सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें विज्ञान से ही मिल रही हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान का मानव जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके।